डमडमपुर नाम का गांव था। गांव में मोती रहता था। मोती को गांव के लोग मिसाइल मैन कहते थे, क्योंकि मोती एक ऐसा रॉकेट बनाना चाहता था जो सूरज पर पहुंचे। दिन रात काम करके मोती ने रॉकेट का डिजाइन तैयार किया और इसरो को ईमेल किया। कुछ दिन बीत गए। इसरो के अधिकारी मोती से मिलने कार से डमडमपुर आए। ए बच्चे, मोतीलाल शास्त्री का घर कहाँ है? कौन मोतीलाल शास्त्री? अरे वो जो गांव में बैठकर रॉकेट उड़ाने के सपने देख रहा है। अपना मिसाइल मैन? अरे वो मिर्ची के खेत में है, चलो मैं आपको ले चलता हूँ। बच्चा कार में बैठ गया और अधिकारियों को रास्ता दिखाते दिखाते मोती के खेत ले आया। वो देखो, मिर्ची लगा रहा है। अधिकारियों ने देखा एक किसान मिर्ची के पौधे लगा रहा है। ये देखकर अधिकारी हंसने लगे। ये रॉकेट बनाएगा? इसने दिवाली का रॉकेट भी नहीं उड़ाया होगा जिंदगी में। आप मिसाइल मैन को नहीं जानते, इसीलिए ऐसा कह रहे हो। ठीक है, तुम जाओ, हम मिल लेंगे। बच्चा निकल गया और अधिकारी मोती से मिले। तुम ही हो मोती, जिसने रॉकेट का डिजाइन भेजा था और टेक्निकल सपोर्ट मांगा था? हाँ सर, मैं ही हूँ। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? क्यों सर, क्या हुआ? डिजाइन में गड़बड़ है क्या? डिजाइन ठीक था, लेकिन तुम्हारा हुलिया और बैकग्राउंड देखकर हम पैसे वेस्ट नहीं करेंगे। सर, डिजाइन में खराबी हुई तो बेशक मना कीजिए, लेकिन बैकग्राउंड देखकर गलत अंदाजा न लगाइए। मेरा बैकग्राउंड आपसे अच्छा है। दादा परदादा से लेकर बाप तक सब ज्योतिष शास्त्री थे हमारे घर में। ओ वही ना, राहु केतु एंड ऑल माय फुट नॉनसेंस। ये सुनकर मोती गुस्सा हो गया और बोला, दफा हो जाइए यहाँ से, नहीं चाहिए आपका सपोर्ट। रॉकेट कैसे बनाना है मैं देख लूंगा। तुमसे इसी बर्ताव की उम्मीद थी। गुड बाय। अधिकारी निकल गए और मोती हताश होकर रोने लगा। एक ही ख्वाब देखा था जिंदगी में, सूरज पर रॉकेट उड़ाने का, लेकिन ये शहरी अंग्रेज वो भी छीन कर ले गए। कुछ दिन बीत गए। मोती के मिर्ची के पौधे बड़े हो गए और देखते देखते मिर्चियाँ आनी शुरू हो गयी। एक दिन मोती खेत में आया और उसने देखा एक पौधे से एक विशाल और लंबी मिर्ची निकली थी। मिर्ची देखकर मोती हैरान हो गया। मैंने फॉर्मूला 10 इस्तेमाल किया था। फॉर्मूला 1 इस्तेमाल करता तो ऐसे मिर्ची के चांसेस थे, लेकिन फॉर्मूला 1 बनाना नामुमकिन है। फिर इतनी बड़ी मिर्ची कैसे आई? शायद कुदरत का कोई करिश्मा हो। मोती विशाल मिर्ची का अवलोकन करने लगा और अचानक उसे महसूस हुआ कि मिर्ची रॉकेट की तरह दिखती है। मिर्ची रॉकेट की तरह ही दिख रही है। मिर्ची प्रकृति में गर्म होती है, उष्णता सह भी सकती है और निर्माण भी कर सकती है। अगर मैं इस मिर्ची से रॉकेट बना दूं, तो ये वातावरण चीरकर सूरज तक पहुंचेगी और सूरज की उष्णता भी सह सकेगी। ये ख्याल आते ही मोती उत्साहित हो उठा। भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद। एक रास्ता बंद होता है तो अपने आप दूसरा खुल भी जाता है। अब ना तो मुझे किसी के टेक्निकल सपोर्ट की आवश्यकता है और ना ही हाई क्वालिटी मटेरियल की। डिजाइन भी मेरा और रॉकेट भी मेरा। मोती ने क्रेन बुलवाई और विशाल मिर्ची को उठाकर अपने गोडाउन के सामने ले आया। मिर्ची को देखकर गांव वालों की भीड़ दंग रह गई। मोती दिन रात मिर्ची पर काम करता गया। मिर्ची में उसने एक ऐसी यंत्रणा फिट करवा दी कि सूरज की पल पल की खबर नीचे धरती पर पहुंचे। सूरज सलामत तो धरती सलामत। मेरा मिर्ची रॉकेट धरती के सलामती खातिर पहरा देगा। मोती ने मिर्ची में गोला बारूद भर दिया और मिर्ची रॉकेट आसमान छेदने को रेडी हुआ। फिर क्या, मोती ने सही दिन देखकर रॉकेट उड़ाने का फैसला लिया और जल्द ही उस दिन का सूरज चमक उठा। गोडाउन के सामने रॉकेट तैयार था। मोती गोडाउन से रॉकेट कंट्रोल करने लगा और सारा गांव नजारा देखने लगा। मोती ने ईश्वर का स्मरण करके बटन दबाया और मिर्ची से धुआं निकलने लगा। मिर्ची के धुएं से सारे गांव वाले और मोती भी परेशान हो गया। वो सब लोग जोर जोर से खांसने लगे और इधर उधर भागने लगे, लेकिन मोती नहीं भाग सका क्योंकि रॉकेट उड़ना अभी भी बाकी था।
इतनी देर हुई सिग्नल देकर ये उड़ क्यों नहीं रहा? मोती परेशान हो गया। मिर्ची से ज्यादा धुआं निकलने लगा और खास खास कर सारा गांव हैरान हो गया। तीखे धुएं से मोती के नाक, कान, मुंह से खून बहने लगा। फिर भी वो डटा रहा और अपना काम करता रहा। मिर्ची ने सारा तीखा धुआं बाहर छोड़ दिया और कमाल हो गया। मोती को बारूद की महक आई और देखते देखते मिर्ची रॉकेट ने आसमान में तेजी से उड़ान भरी। मिर्ची रॉकेट धरती का वातावरण चीरकर आसमान की गहराई में गायब हो गया। रॉकेट ने आसमान में सुरंग बनाई थी। मोती काफी देर सुरंग देखता रहा। कमाल का रॉकेट था। आसमान तीखा ना हो इसलिए अपना सारा तीखापन यहीं छोड़ गया। और हम इंसान जितनी ऊंचाइयां छूते हैं उतने ही तीखे बन जाते हैं। मुझे यकीन है ये रॉकेट मुझे निराश नहीं करेगा। इस प्रकार मिर्ची रॉकेट जाते जाते इंसानों को सीख और हर हाल में उड़ान भरने का हौसला दे गया। लाला नाम का एक किसान था। उसे लोगों के सामने अपने ज्ञान का चर्चा करना बहुत पसंद था। वो मानता था कि गांव का सबसे ज्ञानी किसान वही है। मैं तो कब से कह रहा हूँ आम की खेती करो। सारे के सारे गांव वाले बुद्धू हो तुम सब के सब। हाँ हाँ, कहाँ आप गांव वालों के पास आपकी जैसी बुद्धि और अनुभव है तो आज आने वाले वैज्ञानिक तो सबसे पहले आपके पास ही आ रहे होंगे, है ना? हाँ, कौन से वैज्ञानिक? आपको नहीं मालूम? कुछ वैज्ञानिक आ रहे हैं शहर से गांव की मिट्टी को जांच करने। ओह हाँ हाँ हाँ, पता है, जरूर पता है। मुझे ही तो बोला है उन्होंने गांव दिखाने को। हाँ, वही तो हम सोचे कि आपसे बेहतर और कौन होगा उनके लिए भला। लाला को वैज्ञानिक के बारे में पता तो नहीं था, पर अब पता चल गया तो ये मौका कैसे गवा देता। वो गांव के प्रवेश में खड़ा हो जाता है। जैसे ही वैज्ञानिक गांव के अंदर आते हैं, लाला उनके पीछे पड़ जाता है। वेलकम सर, मैं लाला, इस गांव का स्मार्ट किसान। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? नहीं सर, हम अपना काम खुद कर लेंगे। नहीं नहीं, आप समझे नहीं, मैं कोई ऐसा वैसा किसान नहीं हूँ। मुझे खेती और मिट्टी के बारे में सब कुछ पता है। आप पूछ के तो देखिए। लाला दिन भर वैज्ञानिकों के पीछे पड़ा रहा। कभी उनका सूट छूता तो कभी उनके उपकरण, कभी अजीब सवाल पूछता तो कभी उन्हें बिन पूछे गांव के बारे में जानकारी देने लग जाता। यार, ये कौन सी मुसीबत पल्ले पड़ गई है? इसको भगाओ कोई। I swear to God, इसने अपना ज्ञान देना बंद नहीं किया तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। सर, ये बोतल में क्या है? दोनों वैज्ञानिक लाला के हाथ का बोतल देख के गुस्से से लाल हो जाते हैं। उसे वापस रखो अभी के अभी। तुम इसे हमारे परमिशन के बिना बिल्कुल नहीं छू सकते। ये एक क्रिमिनल ऑफेंस होगा। बहुत सह लिया तुम्हारा ड्रामा, चले जाओ यहाँ से। ये बोतल हमारी कॉन्फिडेंशियल प्रॉपर्टी है। लाला डांट सुन के पहले शर्मिंदा होता है, फिर उसे गुस्सा आता है और बदला लेने के लिए वो छोटी सी बोतल जो उसने उठाई थी वो अपने साथ ले जाता है। लाला गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। क्या समझता है वो वैज्ञानिक अपने आप को? इतनी छोटी सी बोतल के लिए इतना कुछ सुना दिया। लाला अपनी जेब से बोतल निकाल के उस पे लिखा हुआ पढ़ने की कोशिश करता है। जायंट हाइब्रिड जेल। ओ, ये शायद हाइब्रिड फलों के लिए इस्तेमाल होता होगा। ये मामूली चीज के लिए कितना सुना दिया उसने मुझे। बुड़बक हैं वो सारे वैज्ञानिक। तभी रास्ते में विकास और राजू मिलते हैं। क्यों लाला भैया, कैसा रहा वैज्ञानिकों के साथ आपका दिन? बहुत बढ़िया। देखो, उन्होंने मुझे मेरी मदद की शुक्रिया अदा करने के लिए ये खेती की दवाई दी है। क्या है इस दवाई में? हाइब्रिड फलों की दवाई है। इसका नतीजा कुछ दिनों में तुम्हें खुद दिख जाएगा। लाला रात को सोते वक्त दवाई अपने आम के पेड़ पे छिड़क के सो जाता है और दूसरी सुबह उसकी आंख खुलती है
तो उसकी खिड़की के बाहर सब पीला दिखता है। दरवाजा खोलते ही लाला का मुंह भी खुला का खुला रह जाता है। उसके सारे आमों के पेड़ की डालियां एकजुट हो गई थीं और उनमें से निकला था एक विशाल आम का फल। लाला के घर से भी बड़ा आम, वो आम का फल गांव के किसी भी कोने से दिखाई दे रहा था। जल्दी ही गांव वालों की भीड़ लग गई। लाला भैया, ये तो हाइब्रिड का भी बाप लग रहा है। क्या ये वैज्ञानिक के दिए गए दवाई का नतीजा है? लाला खुशी से फूले नहीं समा रहा था। सारे गांव वालों को पता चला कि लाला को वैज्ञानिकों ने एक जादुई दवाई दी है। गांव में लाला के चर्चे फैल गए। हाँ हाँ, आओ आओ, मैं ही हूँ वो मशहूर लाला जिसको वैज्ञानिक ने खास एक दवाई ट्राई करने को दी थी। लाला भैया, आपको तो मानना पड़ेगा, आप तो सच में उतने ही सक्षम निकले जितना आप कहते थे। घर के आगे गांव वालों की लाइन लग गई होगी जादुई विशाल आम का टुकड़ा चखने के लिए। हाँ हाँ, सबको मिलेगा विशाल आम का टुकड़ा। एक टुकड़ा 100 रुपए का है। गांव वाले लाइन लगाकर लाला को 100 रुपए दे रहे थे आम खाने के लिए। जल्दी ही लाला के ऊपर पैसों की बारिश हो रही थी। 3 दिन में 3 लाख कमा लिए मैंने। गांव वाले कुछ दिनों के बाद पैसा देना बंद कर देंगे। अब आसपास के गांव और शहर से लोगों को यहाँ लाना पड़ेगा। महीने भर के अंदर लाला पैसों के समंदर में तैर रहा था। हर सुबह लाला के घर के आगे लोगों की लाइन लगी होती थी। आसपास के गांव, शहर और दूर दराज से भी लोग उसका जादुई विशाल आम खाने आ रहे थे। आजकल लोगों की भीड़ थोड़ी कम लग रही है ना राजू? लाला भैया, बुरा न मानो, पर ये विशाल आम का बिजनेस थोड़ा पुराना सा हो गया है। तब तक लोग वही आम खाते रहेंगे, सोचो। और 100 रुपए एक टुकड़े के लिए, महंगाई भी तो देखो। अब आप गांव वालों को आम खिलाना भूल जाइए और अपने जादुई आम का कोई और इस्तेमाल ढूंढिए। लाला भी सोच में पड़ जाता है कि वो इतने बड़े बड़े आमों का क्या करेगा। हर सुबह उसके खेत में एक नया विशाल आम आ जाता था। लोग आम खा नहीं रहे थे तो अब 3-4 विशाल आम सड़ने लग गए थे। उफ, ये विशाल आम जितने बड़े हैं उतनी ही भयंकर इनकी सड़ने की बदबू है। इनका कुछ तो करना पड़ेगा। हफ्ते भर में बहुत सारे सड़े हुए आम इकट्ठा हो गए थे और अब जो हुआ उसने लाला के होश उड़ा दिए। लाला भैया, चलो चलो, जल्दी चलो, तुम्हारे खेत बर्बाद हो रहे हैं। क्या क्या हुआ मेरे खेतों को? जितने विशाल आम उतने विशाल कीड़े, हाथी जैसे बड़े बड़े कीड़े निकल रहे हैं आम से। लाला भागता हुआ अपने खेत की तरफ जाता है। उसके विशाल आम के अंदर से विशाल कीड़े निकल रहे थे और वो अपने रास्ते में जो भी आ रहा था उसे खा रहे थे। लाला और उसके आसपास के सभी किसानों के खेत खा लिए थे उन विशालकाय कीड़ों ने। यहाँ तक कि उसका घर भी आधा खा लिया था। हे भगवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि हाइब्रिड फल में हाइब्रिड कीड़े भी लगते हैं। अब मैं क्या करूं? इन कीड़ों का कोई मुकाबला नहीं है। अरे भैया, उन वैज्ञानिकों को बुलाइए ना। हाँ, उन्होंने दवाई दी है तो उनके पास कीड़ों का इलाज भी होगा ना। लाला रोते हुए वैज्ञानिकों को कॉल करता है और उधर से वैज्ञानिक भागते हुए गांव पहुंचते हैं। बोला था ये कॉन्फिडेंशियल प्रॉपर्टी है, पर अपनी चपर चपर बंद नहीं करनी थी तुम्हें। अब भुगतो। साहब, मुझे माफ कर दो साहब, मेरी मदद कर दो, मेरे खेत बचा लो साहब। तुम्हारे खेत को कोई नहीं बचा सकता, पर हम कोशिश करेंगे इन कीड़ों को मार डालने की। वैज्ञानिक अपने साथ लैब से बहुत सारे लोग और उपकरण लेके आते हैं और धीरे धीरे एक एक कीड़े और आम को खत्म कर देते हैं। लाला अपनी ओवर स्मार्टनेस की वजह से अपना खेत, घर और गांव वालों की नजरों में सारी इज्जत खो बैठता है।
अब्दुल एक खानसामा था जो सुल्तान मियाँ के होटल में तंदूरी बनाया करता था। भाई मुझे एक तंदूर पार्सल दे दो। जी अभी देता हूँ। आपके हाथों की तंदूर का जवाब ही नहीं अब्दुल मियाँ। मैंने कई होटल्स की तंदूरी खाई है, पर आपके हाथों में जो बात है वो तो कहीं और है ही नहीं। शुक्रिया, आपको मेरी तंदूरी पसंद आई, बस यही काफी है। अब्दुल सालों से इसी होटल में काम किया करता था, सब कुछ ठीक था। फिर एक दिन सुल्तान मियाँ के बेटे अफजल ने होटल संभालना शुरू कर दिया। भाई आपके होटल की तंदूरी का तो जवाब ही नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ जनाब, काफी ग्राहक अब्दुल मियाँ की तंदूरी की तारीफ करते हैं। ये सुनकर अब्दुल मुस्कुराया। वो अफजल के दिमाग में पक रही खुराफाती ख्यालों से अनजान था। अफजल ने सोच रखा था कि वो तंदूरी काउंटर बड़ा बनाएगा और कई और खानसामे रखेगा। अब्दुल भाई, अब आपको दूसरे खानसामों को भी अपनी तरह तंदूरी बनाना सिखाना होगा। वो क्या है कि मैं तंदूरी काउंटर बड़ा करने वाला हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर ले सकूं, इसलिए। जी बिल्कुल, मैं सभी खानसामों को सिखा दूंगा। ये सुनकर अफजल खुश था। कुछ दिनों बाद तंदूरी काउंटर बड़ा हो गया। 2 और खानसामे काउंटर पर आ गए, अल्ताफ और अरबाज। अब मुझे ध्यान से देखो और सीखो। अगर मेरी तरह तंदूरी को अच्छे से पकाओगे तो ग्राहक तुम्हारी भी तारीफ करेंगे। अब्दुल दोनों को अच्छे से तंदूरी बनाना सिखाने लगा। कुछ ही दिनों में वो लोग भी अब्दुल की तरह तंदूरी बनाना सीख गए। उम्मीद है अब आपका होटल दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। आपकी दुआ कबूल हो अब्दुल मियाँ। अब्दुल ने अच्छे मन से उन दोनों खानसामों को तंदूरी बनाना सिखाया, पर अफजल बहुत ही शातिर था। उसके दिमाग में बस पैसे कमाने का जुनून था, इसीलिए उसने एक नए पोल्ट्री वाले से सौदा कर लिया। ये पोल्ट्री वाला अफजल को मरी हुई मुर्गियां सस्ते दामों पर बेच रहा था, जिससे अफजल का मुनाफा बढ़ गया था। तंदूरी काउंटर बड़ा होने की वजह से ग्राहक भी बढ़ गए थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन जब अब्दुल देर रात तक होटल में था, तब होटल के मालिक सुल्तान वहाँ आए। बेटा अफजल, कैसा चल रहा है होटल? बढ़िया अब्बा। मैंने सुना है तूने पोल्ट्री वाला बदल दिया है। हाँ अब्बा, ये नया पोल्ट्री वाला हमें कम दामों पे मुर्गी दे रहा है। अच्छा, पर वो कैसे? क्योंकि वो मुर्गियाँ पहले से मरी हुई हैं। या खुदा, ये क्या गुस्ताखी कर रहे हो बेटा, ये गलत है। ऐसा गुनाह ना करो। अगर हमारी तंदूरी खाकर कोई बीमार हो गया तो खुदा हमें बिल्कुल माफ नहीं करेगा बेटा। ऐसा कुछ नहीं होगा अब्बा, हर होटल वाले यही करते हैं। मेरे सारे दोस्तों के होटल में यही होता है। अब तक कोई बीमार नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। मेरा काम था तुम्हें आगाह करना, बाकी तुम्हारी मर्जी। अब ये होटल तुम्हारा है और तुम इसके मालिक हो। अच्छा हो या बुरा हो, वो तुम्हारा फैसला है, ठीक है? सुल्तान साहिब वहाँ से चले गए। ये सारी गुफ्तगू अब्दुल ने सुन ली थी। कुछ देर बाद वो भी अपने घर के लिए चला गया। रात को अब्दुल इसी मसले को सोच रहा था। मैं ऐसी जगह काम नहीं कर सकता जहाँ लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो। ये सरासर गलत है, पर अफजल मियाँ मेरी बात सुनेंगे नहीं। बेहतरी इसी में है कि मैं ये काम ही छोड़ दूं। अब्दुल ने सोच लिया था कि वो सुल्तान होटल में खानसामे का काम छोड़ देगा। अगली सुबह वो होटल गया। मैंने कल सब कुछ सुन लिया था। मेरा ज़मीर मुझे इजाजत नहीं दे रहा कि मैं ये काम करूं। मैं इस होटल को छोड़कर जा रहा हूं। अच्छा है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जाने से मेरा होटल बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हें किसी और होटल में कभी काम नहीं मिलेगा। इतना पक्का है अब्दुल मियाँ? मुझे मंजूर है, मैं बिना काम करके रह लूंगा, पर बेईमानी में भागीदारी नहीं करूंगा। अब्दुल ये बोलकर वहाँ से चला गया। उसने कई होटलों में नौकरी की तलाश की, पर उसे नौकरी कहीं नहीं मिली। थक हार कर एक दिन वो दोस्त मुस्तफा की साइकिल शॉप पर बैठा था। क्या हुआ भाई, आज भी काम नहीं मिला? नहीं दोस्त, अब पता नहीं क्या करूंगा। मुझे तंदूरी बनाने के अलावा और कोई काम आता भी नहीं। तुम्हें कौन बोल रहा है कुछ और काम करो? मैं तो ये बोल रहा था कि तुम अपना तंदूरी का काउंटर खुद ही खोल लो। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। तंदूर बहुत महंगा होता है, ऊपर से होटल भी चाहिए ना, फिर उसका भाड़ा
इतना सब कहां से कर पाऊंगा। तुम्हारे दोनों मसलों का एक ही हल है मेरे पास, थोड़ा इंतजार करो। मुस्तफा ने 2 पुरानी साइकिल रिम्स ली और उनमें छेद करके सलाइयां डाली। ले तैयार है। ये क्या, समझाता हूँ। मुस्तफा के पास एक हाथ गाड़ी थी। मुस्तफा ने हाथ गाड़ी की लकड़ी के ऊपर पटरा ठोक दिया और फिर ये तंदूर उस हाथ गाड़ी पर रख दिया। अब उसके नीचे तू जलते हुए कोयले रख और इसे घुमा घुमा कर तंदूरी बना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। तुझे ये कैसे सूझा? बस शायद तेरी मदद करनी थी, इसलिए मुझे सूझ गया। शुक्रिया शुक्रिया मेरे दोस्त। अगले दिन से मुस्तफा ने हाथ गाड़ी पे तंदूरी बेचना शुरू कर दिया। मुस्तफा तंदूरी बनाने में उस्ताद था। क्योंकि उसका होटल नहीं था, इसीलिए उसने तंदूरी का दाम भी कम रखा था। मुस्तफा के चलते फिरते तंदूरी ठेले पर ग्राहकों की अक्सर भीड़ लगी रहती थी। वहीं सुल्तान होटल पर फूड ऑफिसर का छापा हुआ और मरी हुई मुर्गी बेचने की वजह से होटल को सील कर दिया गया और अफसर को हवालात में बंद कर दिया गया। शायद यही कुदरत का नियम है। अच्छे के साथ अच्छा होता है और बुरे के साथ बुरा होता है। इसीलिए कहते हैं कर भला तो हो भला।